वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने 12 चैप्टर के अंदर 12.1 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और मेरे पास उसका कोई डाउट अभी तक नहीं आया है। और हमेशा की तरह जैसे कि अंधेर में पढ़ा रहे हैं तो अंधेरे में ही पढ़ा रहे हैं, आगे की एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। ठीक है, तो 12.1 पूरी हो चुकी है, आज 12.2 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोई फीडबैक, कोई डाउट किसी भी एक सिंगल बच्चे का नहीं है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज लेसन नंबर 12 और 12 में 2.2 की बात करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखिए, 12.1 में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि किस तरीके से एलपीपी प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है। एलपीपी प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी इसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पहले उन कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के बाद कॉमन शेडेड एरिया निकालना होता है और कॉमन शेडेड एरिया निकालने के बाद कॉर्नर पॉइंट से हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करते हैं कि कौन से फंक्शन जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो आज वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास सवाल बिल्कुल वैसे ही होंगे, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ टाइप्स की प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम में, जिसमें पहली प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इसके बाद जो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास है वो है डाइट प्रॉब्लम। तीसरे टाइप की जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो है एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम। और चौथी और लास्ट टाइप की जो प्रॉब्लम, जो कि इस साल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मेन भी है क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट बनाना थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, और वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं: मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम यानी मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से समझा दूं। मैं एक क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश करके दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन में आपको केवल इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन के आगे का प्रोसीजर 12.1 में ही समझा दिया था, तो आप वो आसानी से समझ ही गए हैं। बट इसमें मेन होता है वर्ड प्रॉब्लम को किस में बदलना, आपकी इनइक्वालिटीज में बदलना। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। सर, सबसे मेन पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो क्लास, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना। तो यहाँ पर वो आपसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स होंगी, इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि एक कंपनी है या एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या कर रहा है, कोई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करने में इस मशीन का यूज हो रहा है, उस मशीन का यूज हो रहा है, ये सब बातें वो बताएगा। और साथ में वो अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा कि उसे कॉस्ट को मिनिमम करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। मैं यहाँ मार्क डाल दूंगा कि कौन सा नंबर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जब आप ये क्लास को देखें तो अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रख के देखें, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी की किताब सभी लोग निकाल लीजिए। मैं पहले करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से समझना कैसे करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रीड करके पहले गिवन इंफॉर्मेशन को हमें लिखना होता है। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन, इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद जो भी अननोन वैल्यूज होती हैं उसे एक्स वाई मानना होता है और उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट बनाने होते हैं। ये चीज प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। एक दो क्वेश्चनों से कभी कोई इसे सीख नहीं सकता, इसलिए बेटर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का जो भी क्वेश्चन आपको आज मिलते हैं वो सारे आप प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो नट्स एंड बोल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये देखिए, मैंने यहां लिखा कि एक मैन्युफैक्चरर नट्स बना रहा है और बोल्ट्स बना रहा है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं पहले उन इंफॉर्मेशंस को लिख रहा हूं। तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा कि सर कैसे लिख रहे हैं, आप वैसे ही लिखने की कोशिश करना।
तो जो आइटम वो प्रोड्यूस कर रहा है वो नट और बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है. इट टेक 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hour वर्क ऑन मशीन बी. तो वो कहता है कि दो मशीनें उसके पास है, मशीन ए और मशीन बी. तो देखिए मशीनों के नाम मैंने यहां पर लिख लिए हैं, ए और बी. तो कहता है इट वुड टेक 1 hour वर्क ऑन मशीन ए, 3 hour वर्क ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट. एक पैकेट नट बनाने के लिए उसे 1 घंटा मशीन ए पे काम करना पड़ता है और 3 घंटे मशीन बी पे काम करना पड़ता है, तब जाके एक पैकेट नट बनकर तैयार होता है. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जिसने मेरी पहली क्लास ली होगी, याद करिए. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि राम नाम का एक मैन्युफैक्चरर है, टेबल और चेयर बना रहा है. बिल्कुल वैसे ही ये सवाल होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, बट प्रैक्टिस से आते हैं. 2-3 सवाल करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है. आगे क्वेश्चन कह रहा है इट टेक 3 hour ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट. 3 घंटे मशीन ए पे काम करना पड़ता है, 1 घंटे मशीन ए पे काम करना पड़ता है टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट, बोल्ट के पैकेट को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, बाद में क्वेश्चन कहता है, तो जो जो रिक्वायरमेंट मशीन की लगती है वो मैंने लिख ली है. बाद में क्वेश्चन कह रहा है ही अर्न अ प्रॉफिट 17.5 पर पैकेज ऑन नट एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट. तो नट पर उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो प्रॉफिट मैंने लिख लिया, नट पे हो रहा है तो नट के सामने लिखूंगा, बोल्ट पे हो रहा है तो बोल्ट के सामने. तो नट पे प्रॉफिट हो रहा है 17 रुपये 50 पैसे का और बोल्ट के एक पैकेट पे जो प्रॉफिट होता है वो 7 रुपीज का प्रॉफिट होता है. आगे कहता है हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे. तो बताओ कितने पैकेट हम नट्स के बनाए और कितने पैकेट हम बोल्ट्स के बनाए, सो दैट वी मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी मैक्सिमम वर्ड किसके लिए यूज कर दिया उसने, प्रॉफिट के लिए. यानी कितने पैकेट नट बनाए, कितने पैकेट बोल्ट बनाए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है क्लास. और बाद में क्या कह रहा है, इफ ही ऑपरेट मशीन एट मोस्ट 12 hour. और वो अगर मशीनों को अधिक से अधिक 12 घंटे ही चला सकता है. तो मशीनों के नीचे उनका मैक्सिमम टाइम लिख दिया 12 hour. एट मोस्ट, एट मोस्ट 12 hour, 12 घंटे ही एट मोस्ट वो चला सकता है, इससे ज्यादा घंटे मशीन वो नहीं चला सकता. क्लियर. एंड अब क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है. तो आइए एक बार हिंदी में क्वेश्चन को समझ लें. क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो नट्स और बोल्ट्स बनाता है. नट को बनाने के लिए ए मशीन पे 1 घंटे काम करना पड़ता है और बी मशीन पे 3 घंटे काम करना पड़ता है. बोल्ट का एक पैकेट बनाने के लिए 3 घंटे मशीन ए पे काम करना पड़ता है और 1 घंटे मशीन बी पे काम करना पड़ता है. नट के एक पैकेट को बेचने से 17 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट होता है और बोल्ट्स के एक पैकेट को बेचने से 7 रुपए का प्रॉफिट होता है. तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नट्स एंड बोल्ट्स पैकेजेस शुड बी मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. तो बताओ कितने पैकेट नट बनाए, कितने पैकेट बोल्ट्स बनाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए. यदि हम मशीन ए को 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते और मशीन बी को भी एटमोस्ट 12 घंटे ही चला सकते. तो याद करिए जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम एलपीपी को इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था एलपीपी प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. इसमें मैक्सिमा मिनिमा ही बताना होता है बट इसमें कंडीशंस गिवन होती है. देखो कंडीशन गिवन है कि मशीन केवल 12-12 घंटे ही चल सकती है, डेट्स वाई ये मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम ना होकर प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन बन जाती है. अब करना क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, कितने नट बनाए कितने बोल्ट. तो जो चीज हमें ना पता हो उसे हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई. तो मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस, पैकेज ऑफ नट एंड y number of packages bolt must be produced
एक्स पैकेट नट के बनाओ और वाई पैकेट बोल्ट्स के बनाओ, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब पहला काम, तो जिसको तुमने x माना उसके आगे x लिख दो, जिसको तुमने y माना उसके आगे y लिख दो। और जब भी सवाल आए पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया करो। तो एक पैकेट के नट के ऊपर 17 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट है, तो x पैकेट पे प्रॉफिट कितना होगा सर? x पैकेट पे होगा 17 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई x। और एक पैकेट बोल्ट के ऊपर y बना रहे हैं 7 रुपीज का है, तो 7y हो जाएगा। मिला के टोटल प्रॉफिट हो गया, और इसे हमने मान लिया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और आगे जरूर लिख लेना कि इससे हमें मैक्स ढूंढना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा एम है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब कंस्ट्रेन बनाने हैं, तो कंस्ट्रेन कैसे बनेंगे देखिए। कंस्ट्रेन बनाने के लिए आप ये देखो कि जो हमेशा, मैं एक ट्रिक भी आपको देता हूं बनाने के लिए, सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जिसका आपको ये कंडीशन गिवन हो मशीन का, वहां से सीधी लाइन चलानी होती है, तो अभी कभी आप अटकोगे भी नहीं। ये रेक्टिफिकेशन टेक्निक भी बहुत बढ़िया है। देखो मैं दिखाता हूं। एक पैकेट नट बनाने पे 1 घंटा मशीन चलती है, तो अगर x पैकेट बनाएंगे तो x आवर चलेगी मशीन। वैसी बोल्ट की 1 घंटा मतलब एक बोल्ट का पैकेट बनाने के लिए 3 घंटे चलती है, तो y पैकेट बनाएंगे तो 3y, बीच में प्लस। अब कॉमन सेंस लगाओ, मशीन ए एटमोस्ट 12 घंटे है। एटमोस्ट का मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चल सकती है, 12 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो जब वो एटमोस्ट बोले, तो ये बातें वैसे रटने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 2 वर्ड होते हैं हमारे पास। एक वर्ड है एटलीस्ट और एक वर्ड है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो जो एटलीस्ट होता है वो कम से कम बोलता है। तो मान लो अगर एक व्यक्ति है और वो कहता है मैं कम से कम 2 रोटी खाता हूं, कम से कम, तो वो कम बता रहा है, कम बता रहा है ना। और जो चीज कम होगी उसकी तरफ मुंह को बंद करेंगे और इस तरफ खोल देंगे, यानी मोर देन इक्वल का साइन। और अगर यही व्यक्ति बोले कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी ही खा सकता हूं, ज्यादा, तो ये ज्यादा बता रहा है, और ज्यादा की तरफ मुंह को खोलेंगे और इस तरफ मुंह को बंद कर देंगे। तो बस ये ध्यान रखो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। एटलीस्ट मतलब कम, तो कम बोल रहा है तो कम की तरफ मुंह बंद रखना है और उस तरफ मुंह ओपन करना है। और एटमोस्ट बोल रहा है यानी ज्यादा, तो वो ज्यादा दे रहा है तो ज्यादा की तरफ साइन को ओपन करना है। तो ये देखो, इसमें उसने क्या बोला हुआ है, एटमोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे ही चला सकते, तो ये ज्यादा वाला बताया है। तो यानी हमें ये ज्यादा बताया है, तो इसलिए इसकी तरफ मुंह ओपन करेंगे और इक्वल का निशान, यानी x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। सेम एज इट इज इस तरफ से दूसरी कंस्ट्रेंट को बनाएंगे। एक नट के पैकेट के अंदर 3 घंटे लगते हैं, तो x पैकेट में कितने लगेंगे सर? 3x। और ऐसी इधर 1y और लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये कंस्ट्रेंट बनकर तैयार हो गए, ठीक है ना। लेकिन एक खास बात जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, रेक्टिफिकेशन वाली टेक्निक, जिनका ये कंडीशन गिवन होती है ना, एटलीस्ट एटमोस्ट, समझ लो वहां से सीधी लाइन इक्वेशन की आएगी। और आप देखें तो यही बना है, 1x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, 3x + 1y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसी तरीके से ये हमने बनानी होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये 2 कंस्ट्रेन हो गए। अब क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ये कंस्ट्रेन अपने मन से आपको बनाने हैं हमेशा। x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। सर ये कौन से कंस्ट्रेन है? आप दिमाग लगाओ, क्या नट के पैकेट हम -5 मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नट एंड बोल्ट का है, तो क्या मैं नट के पैकेट -5, -3, -2 प्रोड्यूस कर सकता हूं? कभी नहीं। यानी नट जो है एक वैल्यू है, ये 0 प्रोड्यूस हो सकती है या 0 से बड़ी, नेगेटिव में प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता ना। इसलिए इस टाइप के सवालों में हमेशा जब तुम कंस्ट्रेन बना लो तो x मोर देन इक्वल टू 0 और y मोर देन इक्वल टू 0 के 2 कंस्ट्रेन अपने आप बनाने होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड प्रॉब्लम की ब्रीफिंग करना और ब्रीफिंग से
उसको इनइक्वालिटीज में बदलना अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं कि कैसे करना है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बट यहां तक करा के छोड़ दूंगा, क्योंकि इन्हें सॉल्व करना हमने कहाँ सीखा हुआ है, 12.1 में। समझ रहे हैं ना क्लास? तो आप देखिए क्या करना है। तो पहले कंस्ट्रेंट को उतारो, कैसे सॉल्व करना सिखाया, इन कंस्ट्रेंट को उठा के इक्वल टू 0 इक्वल रख दीजिए। तो ये जो बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लीजिए। मानने के बाद अब क्या करिए, आप यहां पर इक्वेशंस बनाइए। तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, एक बार x को 0 लीजिए, ठीक है। आपको सॉल्यूशन टेबल इक्वेशन के बनाना मैंने सिखाई थी कि जिसको 0 लेंगे उसे कंप्लीटली कवर कर लेना है और दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12। ऐसी y को एक बार 0 लेंगे, इसे कंप्लीटली कवर कर लेंगे तो x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। ये पहला आपका सॉल्यूशन टेबल बन गया। अब दूसरे में भी यही करेंगे, 3x प्लस वाई थोड़ी देर के लिए इक्वल का निशान मानेंगे और इसकी भी एक सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन टेबल, तो x और y, x को 0 लेंगे, y 12, y को 0 लेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई। उम्मीद है कि ये आपको करना आता ही होगा। जब सॉल्यूशन टेबल बन जाती है तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने ये नंबर लाइन बना ली, y नेगेटिव, x नेगेटिव और सेंटर पॉइंट 0 0। अब आप देखिए मैं यहां पर इन्हें प्लॉट करूंगा, तो मैं ले लेता हूं 2 2 का गैप, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8। तो ऐसा करते हैं हम लोग गैप ले लेते हैं 4 4 का, तो 4 8 12 16। इधर मैंने ले लिया 4 8 12 16 ले लिया हमने। अब x की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, 0, यानी x पे कुछ नहीं लेना, y पे 4 लेना है। तो y पे 4 ये वाला पॉइंट हो गया। बेटर रहेगा कि 4 4 का गैप लेने के बजाय 2 2 का गैप लो, जिससे इमेज थोड़ी खुलकर बने, छोटी इमेज ना दिखाई दे। बट मेरे को एक ही पेज पे सवाल दिखाना था आपको, इसलिए मैंने गैप बड़ा ले लिया। और x पे 12 ये पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद दोनों तरफ एरो लगाई और इस पे इक्वेशन लिख दी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सेम एज इट इज इधर करेंगे, x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू 12 ये हो गई और x की वैल्यू 4 ये हो गई, ठीक है। और इन दोनों को भी मैंने क्या करा, इस तरीके से मिला दिया और ये दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो जब हमने ये दोनों बना दिए, तो बनाने के बाद आपको शेडिड करना होता है और शेड करना मैंने सिखाया हुआ है। तो देखिए ये x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये इसकी इक्वेशन है। तो आप देखो इस लाइन ने ग्राफ के 2 भाग करें, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। एक एक लाइन पे पहले ये देखना है कि शेड कहां पर होगा और उसके बाद दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो इस लाइन पे फोकस करो, खाली इस वाली लाइन पर। तो इस लाइन ने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो आप देखोगे इस वाले पॉइंट में 0 0 आ रहा है, तो ये 0 0 आपने पुट कर देना है। तो अगर 0 0 पुट करेंगे, इधर और इधर 0, तो 0 ही आना है और लेस देन 12। क्योंकि मैंने सिखाया था कि जो लाइन होती है वो ग्राफ को 2 भागों में बांटती है। तो जिस भाग में 0 0 आ रहा हो, जैसे ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, उस पार्ट को लेना है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग यहां पर 0 0 आ रहा है, तो ये मैंने डाल दिया 0 0, ठीक है जी। अब 0 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो गया और चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स। तो सर साफ दिखाई दे रहा है कि जो 0 है वो 12 से छोटा है ना, 12 से छोटा 0। तो जब 12 से छोटा है तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो यहां की तरफ हमने एरो लगा लिया, ठीक है। यानी ये लाइन इस तरफ शेड करने को बोल रही है, करना नहीं है, करना कॉमन वाले को है। अब दूसरी लाइन ये वाली जो है, इस लाइन ने भी 2 पार्ट करे हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट में 0 0 आ रहा है, ये इसमें पुट करेंगे 0 0। चेक करिए जरा सही है या गलत।
सर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 0 है वो 12 से छोटा है ना, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग भी शेडिंग इधर ही होनी चाहिए। अब दोनों लाइन इस तरफ आने को बोल रही हैं, तो ये हिस्सा जो है वो मेरा कॉमन एरिया हो गया। लेकिन ये जो लिखा हुआ है x मोर देन 0 y मोर देन 0, इस वजह से शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, उसके बाहर नहीं होगी, ये याद रखना। तो आपका ये हिस्सा कॉमन है, लेकिन ये वाला पार्ट आप शेड करेंगे, ये देख रहे हैं आप, तो ये आपका शेडेड एरिया बनेगा। कॉमन शेडेड एरिया मिल गया। मिलने के बाद आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट मैंने समझाया था कि जो शेडेड एरिया होता है उसके आसपास जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो सब कॉर्नर पॉइंट होते हैं। तो देखो, एक तो ये हो गया 0 0, एक ये हो गया 4,0, एक ये हो गया 0,4, और एक ये भी कॉर्नर पॉइंट है जो इंटरसेक्शन हो रहा है। बट ये कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो आइए पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। एक है x प्लस 3y बराबर 12, एक है 3x प्लस वाई बराबर 12। तो ये देखिए, सॉल्व मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। अगर ये ग्राफ पेपर पे होगा तो बिना सॉल्व करे भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, बट बेटर रहेगा कि दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले। ये काम आप कॉपी पे कर दें, यानी आंसर में ही कर दे तो भी ठीक है, और रफ में करके शो कर दें तो भी ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। अब ये वैल्यू मैच करेंगे। तो ऊपर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, 3x प्लस 9y और 36, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, माइनस 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 कैंसिल, 8y इज इक्वल टू 24, 8 3 24, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू को 3 को इधर डालेंगे तो 3 3 9, 9 को इधर ले जाएंगे तो 12 में से 9 गए, कितने बच गए? 3। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 3,3। कितना आ गया? 3,3। तो अगला कॉर्नर पॉइंट आ गया 3,3। तो इस तरीके से 4 कॉर्नर पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब हमें एक सॉल्यूशन टेबल बनानी होती है। सॉल्यूशन टेबल में क्या करना होता है? देखिए, सॉल्यूशन टेबल में हमें एक तरफ लिखना होता है कॉर्नर पॉइंट को, और एक तरफ हमें लिखना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लो कहाँ है, ये रहा, 17.5x और 7y। तो 17.5x प्लस 7y, और यहाँ मेरा रिजल्ट मैं लिखता हूँ कि जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट पहला क्या है? 0 0। तो x 0 डालेंगे, y 0 डालेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। 4 0, अगर 4 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 और 4 एकम 4 और 3 7, तो 70 आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें डालना है 0,4, 0,4 डालेंगे तो 4 सत्ते 28, और इसके बाद हमें डालना होगा 3,3। तो 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 52.5। फिर 3 डालेंगे तो 7 3 21, तो 0.5 3 73.5। तो ये कैलकुलेट रफ में करके यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारा एम क्या था? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना ना। देख लीजिए, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना एम था, तो प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? इस पे। तो इधर टिक कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए हैंस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 यूनिट ऑफ बोल्ट एंड 3 यूनिट ऑफ नट्स। तो 3 यूनिट बोल्ट के बनाओ और 3 यूनिट नट के बनाओ, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप कि क्लास आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बदलना है और कैसे फिर प्रोसीजर अपनाना है। तो अब ये काम आपको मैंने 12.1 में भी सिखा दिया, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया।
तो अब मैं खाली आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, ये सारा काम आप पहले से जानते हो। हाँ, अगर कोई डाउट आता है, नहीं बन पाता है, तो वो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो आइए चलते हैं पहले नेक्स्ट पेज पे और करते हैं एक और सवाल। तो आइए क्लास, आज अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का एक और क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सवाल कह रहा है अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू। करने का तरीका यह है कि क्वेश्चन को पढ़कर पहले सारी डिटेल को लिखना होता है। तो अ कंपनी या फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी। तो उसने मुझे स्क्रू बोले हुए हैं, तो मैं ये स्क्रू लिख ले रहा हूँ। तो स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है वो, ए और बी दो स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 मशीन एंड ऑटोमेटिक मशीन एंड हैंड ऑपरेटेड मशीन। ये जो स्क्रू है ना, हर टाइप के स्क्रू को बनाने के लिए 2 मशीनों पे काम करना पड़ता है। एक ऑटोमेटिक मशीन पे, तो मैं ऑटो लिख दे रहा हूँ, और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन पे, तो मैंने हैंड ऑपरेटेड मशीन लिख दी है। ठीक है, अब आइडिया ले रहे होंगे कि कैसे कैसे हम इसको लिखते हैं। फिर वो कहता है इट टेक 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। स्क्रू ए को बनाने के लिए हमें 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन चलानी पड़ती है और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन चलानी पड़ती है। तो 4 मिनट इधर लगते हैं और 6 मिनट इधर लगते हैं टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। आगे कहता है while it takes 6 minutes on automatic machine and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw B। जबकि 6 मिनट इसको चलाना पड़ता है और 3 मिनट इसको चलाना पड़ता है, किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, बी को करने के लिए। तो मैंने बी के सामने लिख दिया। एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखें। आप इंफॉर्मेशन को लिखें, लिखकर समझें और बनाएं। लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से आपने लिखना है। ठीक है ना। तो अब आगे कहता है कि द मैन्युफैक्चरर कैन सेल पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट प्रॉफिट 7 एंड स्क्रू बी एट प्रॉफिट 10। वो स्क्रू ए को बेच रहा है 7 रुपए प्रॉफिट पे। तो ए के सामने ए का प्रॉफिट लिख रहा हूं। 7 रुपए का प्रॉफिट है ए पर और 10 रुपए का प्रॉफिट है स्क्रू बी पर। आगे कहता है एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल स्क्रू ही मैन्युफैक्चर। मान लेते हैं ये 8 रुपए लिखा हुआ है, सॉरी 10 रुपए का है। मान लेते हैं ही कैन सेल ऑल स्क्रू ही मैन्युफैक्चर। वो जितने स्क्रू बना रहा है वो सारे स्क्रू वो क्या कर रहा है, बेच देता है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जो बच जाता है। आगे कहता है हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड बी फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूस इन अ डे टू मैक्सिमाइज हीज प्रॉफिट। ठीक है, अब आइए एक बार इसको हिंदी में समझा दूं, लेकिन उससे पहले हमें यह जरूर देखना है कि इसमें मशीन कितने घंटे चलेगी। तो अभी इसने मशीन कितने घंटे चलेगी ये अभी बताया है ऊपर वाली लाइन में, जो हमने स्किप कर दी। तो कहता है ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 12 आवर इन अ डे। हर मशीन कितने घंटे तक चल सकती है, 4 आवर तक एट मोस्ट। ज्यादा ज्यादा वाला टाइम बता रहा है, देख लीजिए। तो एट मोस्ट 4 आवर। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन साइलेंट किलर है, इसमें गलती हो जाती है। पहली बात हिंदी में समझ लो कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो 2 स्क्रू बना रही है, ए और बी। स्क्रू ए बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट चलती है और हैंड ऑपरेटेड मशीन 6 मिनट चलती है, तो एक पैकेट स्क्रू बन जाता है। जबकि स्क्रू बी बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन को 6 मिनट चलना पड़ता है और हैंड ऑपरेटेड मशीन को 3 मिनट। ठीक, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड दोनों मशीनें ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे चल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर ए को बेचने पे 7 रुपए का प्रॉफिट है, बी को बेचने पे 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ कितने स्क्रू ए और स्क्रू बी बनाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वी डोंट नो, मैंने कहा था ना कि जो चीज नहीं पता उसे क्या मानेंगे, एक्स वाई। तो लेट स्क्रू स्क्रू ए एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस and screw B
y नंबर ऑफ पैकेजेस प्रोड्यूस। माना कि वो क्या करे, x पैकेट a स्क्रू बनाए और y पैकेट स्क्रू b बनाए, तो जिसको एक्स वाई मानो उसे लिख दो। लिखने के बाद पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, तो 7 रुपए प्रॉफिट होता है एक पैकेट के ऊपर, तो x पैकेट के ऊपर प्रॉफिट हो गया 7x, और 10 के ऊपर हो जाए 10 हो रहा है y एक पैकेट पे, तो y पैकेट पे हो जाएगा 10y प्लस, और ये प्रॉफिट है जिसे मुझे मैक्सिमम करना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब कंस्ट्रेंट बनाने हैं, तो जब हम ए का एक पैकेट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट चलती है, तो एक्स पैकेट के लिए 4x चलेगी। और देखिए यहाँ पर इनकी कंडीशंस गिवन है, तो इक्वेशन ऐसे बनानी है। फिर एक पैकेट को बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन 6 मिनट चलती है, तो y पैकेट के लिए 6y, बीच में प्लस। अब एटमोस यानी ज़्यादा लिखा है, तो ये चीज़ ज़्यादा है तो ये साइन, और ये आवर में है ये मिनट में है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24, 240। तो ये मेरी पहली इनइक्वालिटी या कंस्ट्रेंट बन गया। दूसरा क्या बनेगा, 6x प्लस 3y। अगर एक बन जाता है फिर तो स्पीड में बनते हैं। 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240, और दो कंस्ट्रेंट हमेशा अपने मन से तुम्हें बनाने होंगे, वो ये है x मोर देन इक्वल टू 0 और y मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव में नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। अब इसको क्या करना है जी, सबसे पहले इन जो कंस्ट्रेन है इनका ग्राफ बनाएंगे, कॉमन शेडेड एरिया निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लेंगे कि कहाँ पर है। वो आप अच्छे से जानते हो। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से कंस्ट्रेन में बदलना था, ये मैंने आज आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में समझाया। हर प्रॉब्लम अपने आप में एक अलग तरीके का रवैया रखती है, तो एक एक क्लास में एक एक प्रॉब्लम मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो सर आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है आज हमारे पास 12.2, क्वेश्चन 3 to 8 और क्वेश्चन नंबर 10, 3 से लेकर 8 तक, और क्वेश्चन नंबर 10, और 12 पॉइंट मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10। मुझे पता है कि मैं होमवर्क तो देता हूं, लेकिन आप में से कोई भी इसे नहीं करता है, और पता नहीं करते हैं नहीं करते, क्योंकि है ना, अंधेर नगरी में हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता ही नहीं सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो खैर मैं अपना कर्तव्य पूरा कर दे रहा हूँ। ये आप लोगों को होमवर्क करना है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। तो क्लास आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।